हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी। डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? आपको फायर एंड फायर एग्जीक्यूशन के बारे में बता दिया था। और डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपका फर्स्ट चैप्टर है, किसी बुक में ये सेकंड चैप्टर है। आपके फर्स्ट एड को क्या मान लिया है? फर्स्ट चैप्टर मान लिया है। चैप्टर से कोई मतलब नहीं है डियर फ्रेंड्स, आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। तो आज हमारा टॉपिक है डियर फ्रेंड बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि जो आपकी विद्युत है, विद्युत की क्या क्या अवधारणा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। थोड़ी सी हिंदी हमारी वीक है डियर फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए। बहुत कोशिश करके डियर फ्रेंड्स हिंदी को थोड़ा सा एडजस्ट कर पा रही हूँ, और इस चीज़ की प्रॉब्लम को थोड़ा सा आप भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि मेरे सारे लेक्चर इंग्लिश में ही, कंटेंट मेरा सारा इंग्लिश में ही रहता है और इंग्लिश में ही पढ़ाने में मुझे इंटरेस्ट भी है। और हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होती है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं समझ में आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका टॉपिक है। अब देखिए, पदार्थ की संरचना के बारे में समझ लेते हैं। आपको सबसे पहले क्या समझना है? पदार्थ की संरचना, पदार्थ की संरचना, ठीक है। पदार्थ की संरचना से मतलब है किसी भी मटेरियल, किसी भी पदार्थ की संरचना क्या है, उसकी क्या क्या कहें, बनावट क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज समझ लेते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, पदार्थ की संरचना यानी कि कोई भी पदार्थ है वो कैसे बना है। कोई भी, मान लिया आपका ये पदार्थ है, ये कैसे बना है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें होता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु, ठीक है। आप हिंदी में लिखिए डियर फ्रेंड्स, ITI वालों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, अणु को इंग्लिश वालों के लिए लिख देते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पदार्थ की संरचना जो है वो किससे मिलकर बनी है? अणुओं से मिलकर बनी है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, अणु के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अणु के बारे में आप क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले आप अणु के बारे में अणु होता क्या है आपका? अणु वो होता है डियर फ्रेंड्स, तो पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जिसमें उस पदार्थ की सभी गुण विद्यमान हो, ठीक है, सभी गुण क्या हो, प्रेजेंट हो। पदार्थ का यहाँ पर आप लिखेंगे अणु की परिभाषा, पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जिसमें क्या हो, जिसमें उस पदार्थ की, जिस पदार्थ की बात हो रही है, उस पदार्थ की सभी, उस पदार्थ के सभी, यहाँ पर लिखेंगे के सभी गुण विद्यमान हो, ठीक है। वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा डियर फ्रेंड्स, वो आपका कहलाएगा अणु, ठीक है। अणु की परिभाषा आपको मैंने बता दी। आप चाहें तो नोट्स में जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नोट्स में अलग अलग अणु, परमाणु में सारी जितनी भी वर्ड्स की डिस्कस करूँगी वो सब अलग अलग लिख सकते हैं। बट ये स्ट्रक्चर वाइज इसलिए लिख रही हूँ डियर फ्रेंड्स, ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अणु को किस पार्ट्स में तोड़ा है? अणु किन से मिलकर बना है? एक अणु जो है वो परमाणु से मिलकर बना है। अणु किससे मिलकर बना है डियर फ्रेंड्स? आप लिखेंगे परमाणु, ठीक है। परमाणु का इंग्लिश में मतलब होता है डियर फ्रेंड्स एटम, ठीक है। एटम मतलब होता है परमाणु का। अब देखिए, एटम एक्चुअल में होता क्या है? किसी पदार्थ का एटम क्या है, परमाणु क्या है, ठीक है। तो परमाणु वो होता है, जैसे कि परमाणु जो है, अणु जो है वो परमाणु में विभक्त कर दिया है, परमाणु में विभाजित किया है। कैसे? जैसे मान लिया, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझ लेते हैं। H2O ये क्या है? आपका जल है। अब इस जल में, अब आप क्या देखेंगे, इस जल में किस किस चीज़ के परमाणु हैं? ये क्या है? ये पूरा एक अणु है, ठीक है।
ये अणु है। अब इन अणुओं में भी किस किस मटेरियल के परमाणु हैं उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, एक तो है H2 और एक है O। H2 मीन्स होता है हाइड्रोजन, ये क्या है आपका हाइड्रोजन, और ये क्या है आपका ऑक्सीजन। नॉर्मल सिंबल तो आपको याद ही होंगे डियर फ्रेंड्स, और नहीं भी याद है तो कर लीजिए याद, क्योंकि नॉर्मल सिंबल तो हर जगह डिस्कस किए जाएंगे। और देखिए यहाँ पर कंटिन्यू बारिश हो रही है, थोड़ी सी बारिश की अगर वॉइस जा रही है तो उसे आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। अब उसकी वजह से लेक्चर 2 दिन से नहीं हो पा रहा है बारिश की वजह से, बट मैंने आज डिसाइड किया कि आज आपको लेक्चर ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, परमाणु के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। परमाणु का मतलब होता है ऐसे दो छोटे छोटे कंपोनेंट या फिर मटेरियल के एटम जो अणु को विभाजित करें, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम। अब देखिए, ये परमाणु जो है, इस परमाणु में क्या होता है, परमाणु को किस टाइप से विभाजित किया है, ये क्या है, ये विभाजित करने का क्रम है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, विभाजित करने का क्रम है। अब देखिए, ये जो परमाणु है इसके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का मतलब है नाभिक में, ठीक है, परमाणु के यहाँ लिखेंगे आप, परमाणु के नाभिक में यानी कि न्यूक्लियस, इंग्लिश वालों के लिए न्यूक्लियस में क्या होता है इस चीज़ को समझना है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, 3 कंपोनेंट होते हैं। देखिए एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, और एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में 3 आपके जो है क्या पाए जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, 3 आपके परमाणु पाए जाते हैं नाभिक में, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये एक पदार्थ की संरचना को बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होंगे ही होंगे किसी भी पदार्थ की न्यूक्लियस में, यानी कि उसके नाभिक में। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि धनावेशित होता है, और न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रॉन होता है जो वो आपका उदासीन होता है, ठीक है। ये आपका उदासीन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। यहाँ पर हिंदी लिखेंगे, हिंदी वालों के लिए हिंदी, ऋणावेशित, ऋणावेशित चार्ज या आवेश, ऋणावेशित आवेश, ठीक है। हिंदी में यहाँ पर होगा धनावेशित आवेश। महेंद्र सिंह जी, आपका कमेंट आया था कि मुझे मैम लेक्चर जो है हिंदी में चाहिए, क्योंकि TG2 का जो पेपर है UPRVUNL का, जो UPRVUNL का पेपर है वो TG2 का वो हिंदी में आता है, तो उनकी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और भी किसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो एक नॉर्मली प्रॉब्लम है, किसी को भी हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैंने हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को लिया है, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा कम लिया है, हालांकि इंग्लिश में भी ऐसा लिया है कि जो लोग इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, ये जो है ऋणावेशित होता है, तो इस पर कितना, उसकी वैल्यू क्या है, कितना ऋणावेशित चार्ज होता है, कितना इस पर ऋणावेशित चार्ज होता है। देखिए -1.6 × 10⁻⁻19, ये तो इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ये कूलॉम, इसकी यूनिट है कूलॉम। कूलॉम चार्ज होता है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। प्रोटॉन पर देखिए, प्रोटॉन पर डियर फ्रेंड्स, प्रोटॉन पर पॉजिटिव 1.6 ×
-19 कूलम, ठीक है, कूलम को C भी लिख सकते हैं। ये आपका प्रोटॉन पर चार्ज होता है, आवेश होता है, ठीक है। और जो आपका न्यूट्रॉन है वो आपका उदासीन होता है, ना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपका क्या है, एक बेसिक है, यानी बेस है, किसी भी मकान को खड़ा करने की नींव है। आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो आपको आगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। एक आपका फार्मूला है, यहाँ पर ट्रिक लिखिए, ट्रिक लिखिए डियर फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है। ये खोज किसने करी, इसको याद रखने का तरीका क्या है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच आपकी ट्रिक है। ईंट से क्या है, ई से है इलेक्ट्रॉन, टी से है आपका थॉमसन, ओके। यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, थॉमसन ने की, ओके। नेक्स्ट देखिए, पर का मतलब है, पा का मतलब है प्रोटॉन और रा का मतलब है रदरफोर्ड। ये जो है रदरफोर्ड ने खोज की है आपकी प्रोटॉन की। यहाँ पर रदरफोर्ड लिखिए डियर फ्रेंड्स, रदरफोर्ड ने आपकी प्रोटॉन की खोज की, यहाँ पर आप लिखेंगे रदरफोर्ड। उसके बाद नाच से, ना से है न्यूट्रॉन और चा से हैं चैडविक, यानी कि चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो आपको तीनों ही पता लग गए डियर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैंने स्पष्ट समझा दिया है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और नाच में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, ठीक है। तो आप यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है, चैडविक, ओके। अब देखिए एक और चीज़ समझने वाली क्या है, यहीं पर एक पॉइंट है आपका जो आपको याद रखना है। पॉइंट क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक आपके वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड, ठीक है। तो आपके रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जो न्यूक्लियस है, किसी भी पदार्थ का न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं और उसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या लगाता है, इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ये किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है। रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड ने क्या बताया, फिर एक बार समझिए, क्योंकि यही आपका इलेक्ट्रॉन का ऑफ बाउ सिद्धांत कहलाता है। डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन मॉडल भी इसे ही कहते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या बताया आपको बताया कि किसी भी पदार्थ के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं और उसके चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, चक्कर लगाता है। जिस तरह से सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के चारों ओर, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यही आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन मॉडल है, ठीक है। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मॉडल। इसे ही इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं, किसका, रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉन मॉडल। बस इतना सा ही आपको याद रखना है, कुछ इसमें याद रखने वाली चीज़ नहीं है। एक बार ओवरव्यू देखिए, पदार्थ की संरचना। पदार्थ की संरचना के बारे में मैंने आपको क्या बताया, कोई भी पदार्थ है उसकी संरचना किस तरह से है। देखिए पदार्थ को किस तरह से विभाजित किया है, अणु में। देखो मार्कर ना चल रहा, अणु में, ठीक है, अणु में विभाजित कर दिया। यानी कि किसी भी पदार्थ के
क्या होंगे, अणु होंगे, और अणु में क्या होंगे, परमाणु होंगे, और परमाणु में क्या होगा, परमाणु के न्यूक्लियस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे। उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या बताया कि न्यूक्लियस में ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ही विद्यमान होते हैं, नॉट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको रदरफोर्ड की ये बात याद रखना है, क्योंकि इनका ये मॉडल आज तक फेल नहीं हुआ है, किसी भी साइंटिस्ट ने इनका ये इलेक्ट्रॉन का मॉडल फेल नहीं कर पाया है, बहुत सारी खोज के बावजूद भी। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर वही जो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, वही प्लस में चार्ज होगा, क्योंकि ये क्या है, प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, विद्युत उदासीन होता है, चार्ज उदासीन होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, उस पर कोई भी ना धन ना ऋण, ना वो किसी से उधार लेता है, और ना वो किसी को कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है, प्रोटॉन देता है। ठीक है, वो एकदम न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने एक बार ओवरव्यू भी दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको जो आपके वैज्ञानिक हैं जिन्होंने खोज की है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, उनके मैंने नाम याद करने का तरीका क्या बताया है, ईंट पर नाच, यानी कि थॉमसन, रदरफोर्ड एंड चैडविक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ईंट पर नाच अगर आप याद रखते हैं तो आपको तीनों ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के वैज्ञानिक खोजकर्ता याद रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किसी भी मटेरियल की हमारे लिए क्या चीज़ पूछ लेता है, कभी कभी परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको पता होना चाहिए परमाणु संख्या एक्चुअल में होता क्या है। तो जो परमाणु संख्या है वो कुछ और नहीं है, यानी कि एटॉमिक नंबर, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है आपका, एक्चुअल में जितने न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर जितने प्रोटॉन होंगे वही आपके क्या होगा, वही आपका परमाणु होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर आपके क्या है, परमाणु संख्या। इसी तरह से परमाणु द्रव्यमान जब निकालते हैं तो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। अब देखिए एनर्जी लेवल से क्वेश्चन पूछता है डेफिनेटली। देखिए एनर्जी लेवल एक्चुअल में क्या है, एनर्जी लेवल का मतलब है ऊर्जा स्तर। आपके 3 स्तर होते हैं। देखिए ज़्यादा डीपली आईटीआई वालों को नहीं पढ़ाना है, अगर डीपली मैं ऊर्जा स्तर को समझाने लग गई तो 2 से 3 लेक्चर आपको एनर्जी लेवल को ही समझने में निकल जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप थोड़ा सा ज़्यादा डीपली मत जाइए, नॉर्मली आपको जितनी जानकारी चाहिए, जितनी नेसेसरी है, जितनी आपको रखना ही है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वही तक मैं आपको ले चलती हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो बैंड होता है ऊपर वाला, वो होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड को हिंदी में कहते हैं चालन स्तर। ठीक है, और ये आपका है बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड को हिंदी में कहते हैं संयोजक सहसंयोजक स्तर। सहसंयोजक स्तर कहते हैं बैलेंस बैंड को। ये क्या होता है, आपका एनर्जी गैप होता है। इसे क्या लिखते हैं, EG लिखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये आपका एनर्जी गैप। एनर्जी गैप का मतलब है ऊर्जा गैप को क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, ऊर्जा
गैप को क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, ठीक है, समझ लीजिए। यहां पर लिखना है आपको एनर्जी गैप, ठीक है। एनर्जी गैप समझ लीजिए, एनर्जी गैप का मतलब है गैपिंग, दूरी, ठीक है। कितनी दूरी है कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड के बीच में, कितनी दूरी है, उसी को कहते हैं एनर्जी गैप, ठीक है। तो जो आपके कंडक्शन मटेरियल होते हैं, जो आपके कंडक्टर होते हैं, उनमें Eg का मान मिनिमम होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखिए मिनिमम। और जो आपके सेमी कंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, सेमी कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक, आप लिख लीजिए हिंदी वाले। सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक मटेरियल जो होते हैं, उनका एनर्जी गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, मोर देन, आप लिखेंगे मोर देन कंडक्टर, ठीक है। और जो आपके इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक, हिंदी में लिखिए कुचालक। और ये क्या होता है, अर्धचालक। और ये क्या होता है, चालक। समझ गए होंगे, चालक, अर्धचालक, कुचालक, ठीक है। तो इंसुलेटर जो होते हैं उनमें जो है एनर्जी गैप मैक्सिमम होता है डियर फ्रेंड्स, दोनों की अपेक्षा। ऊपर के लिए मैंने एरो लगाया है, इसका मतलब है मैक्सिमम होता है, ठीक है। चलिए यहां तक आप समझ गए। अब देखिए, कोई भी ये 3 बैंड हैं, इनके बारे में मैंने डिस्कस क्यों किया। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है डियर फ्रेंड्स, जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो आपका बैलेंस बैंड में स्थित होता है। इसमें क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जो हैं कुछ आपके इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक आपका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। तो आपका ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरह से, इस चीज को समझिए, किस तरह से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो देखिए, जैसे जैसे आप किसी भी मटेरियल का बैलेंस बैंड में ऊर्जा स्तर बढ़ाते हैं, उसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, वैसे ही उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तेजी से बढ़ने लगता है। यानी कि तेजी से बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स कई सारे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स में टूटने लगते हैं। तो जो मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। एनर्जी लेवल ज़्यादा होने की वजह से, मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे जो कंडक्शन बैंड में प्रोटॉन होंगे उनके साथ ये क्या करेगा, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है और इसमें क्या है, प्रोटॉन है। इन दोनों के साथ क्या होगा, संयोजक बॉन्ड बनाते हैं। ये आपस में दोनों क्या होते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। अब कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग करने के लिए उसे प्रोटॉन नहीं मिल पाया, वो फ्री रह गया, उसे कोई मिला ही नहीं, तो क्या होगा, वो फ्री होने की वजह से इस बैलेंस बैंड से जो प्रोटॉन के साथ क्या करेगा, प्रोटॉन के साथ कंबाइंड नहीं हो पाएगा, बॉन्ड नहीं बना पाएगा, सहसंयोजक बंध नहीं बना पाएगा, तो वो इस बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाएगा, जंप कर जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। इसी से क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसी से क्या हुआ है, ऊर्जा स्तर इस बैलेंस बैंड से ऊर्जा कंडक्शन बैंड में फ्लो हो गई, एनर्जी, ठीक है। तो यही आपका क्या है,
ऊर्जा स्तर को समझने का यही एक मेन पर्पस था कि किस तरह से एनर्जी लेवल जो है वो पार करके इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें आपको कंप्लीट हुई होंगी और आपको नेक्स्ट ले चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ITI इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। और अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं और तो आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन फाइंड हो सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। ठीक है, और डियर फ्रेंड, नोट्स को प्रॉपर बनाना है। ठीक है, नोट्स को प्रॉपर बनाना है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही आपको नोट्स बनाना है, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप रिवीजन करें और मैं रिवीजन जब करवाऊँ तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।